ठीक है, चलो तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 और ये सबसे लास्ट लेक्चर है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक बीजपत्री बीज कैसे होता है, द्विबीजपत्री बीज कैसे होता है, किसको भ्रूणपोषी बोलते हैं और किसको अभ्रूणपोषी बीज बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फल भित्ति के बारे में, फल के प्रकार के बारे में। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा एकदम डिटेल नहीं आता है। ठीक है, जो भी IMP टॉपिक था वो कवर हो चुका है पिछले 7 लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही याद करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले किसके बारे में, बीज के बारे में। ठीक है, कि बीज का निर्माण होता कैसे है। हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से समझना कि मान लो ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये क्या है आपका ओवरी है। क्लियर है ना, स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी, और उसके अंदर ये आपका क्या है, ओव्यूल था। क्या था, ओव्यूल। याद आ रहा है कि नहीं ये, ठीक है, ये क्या है आपका ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर क्या था आपका भ्रूण कोष था। ठीक है, कितना सेल वाला था कहानी ये, 7 सेल, और कितना न्यूक्लियस था, 8। परागण का प्रक्रिया हुआ, परागण के प्रक्रिया के बाद क्या होगा, ये जो अंडाशय है, ठीक है ना, ये जो पूरा अंडाशय है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो ओवरी रहता है ना आपका, ठीक है, वो ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो तुम्हारा अंडाशय भित्ति रहेगा, इसके जस्ट बाहर में एक भित्ति रहता है अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तुम्हारे फल भित्ति में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फल भित्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्लियर है ना। मैं बता रहा हूँ आपको निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण कैसे होता है। जैसे ही निषेचन हुआ, अर्थात जो मेल गेमिट था वो यहाँ एक सेल से जाकर के मिला है, और यहाँ पास क्या हुआ है, यहाँ पास क्या हुआ है, तुम्हारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। तो जैसे ही ये सब प्रोसेस होगा तो ये जो ओवरी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, फ्रूट में, और ये जो तुम्हारा अंडाशय भित्ति है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फल भित्ति में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फल भित्ति में। अच्छा, ये जो तुम्हारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, बीज में। क्लियर है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीज में। और ये जो तुम्हारा चूंकि ओव्यूल कन्वर्ट हुआ है सीड में, तो ओव्यूल का जो भित्ति था, एक तो था क्या, आउटर इंटेग्यूमेंट, और एक क्या था, इनर इंटेग्यूमेंट। तो वैसे ही क्या होगा, ध्यान से समझना, जब ओव्यूल से सीड बनेगा तो सीड में भी कितना इंटेग्यूमेंट, जो इंटेग्यूमेंट है उसको अब हम लोग बोलेंगे क्या, टेस्टा और टैगमन। क्या बोलेंगे, टेस्टा और टैगमन। ठीक है, तो जो बाहरी भित्ति रहता है उसको बोलते हैं टेस्टा, और जो आंतरिक भित्ति रहता है उसको बोलते हैं टैगमन। क्लियर है ना, टेस्टा और टैगमन। जो आउटर इंटेग्यूमेंट रहता है, जो आउटर इंटेग्यूमेंट रहता है वो क्या बनाता है आपका, टेस्टा बनाता है, और जो इनर इंटेग्यूमेंट रहता है, ठीक है, बीजांड की संरचना में जो इनर इंटेग्यूमेंट रहता है, ठीक है, वो आपका बनाता है क्या, टैगमन। क्या बनाता है, टैगमन। यहाँ तक क्लियर है। मतलब ओवरी कन्वर्ट हो जाता है आपके फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है आपके सीड में। किसमें, सीड में। इसका आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा और टैगमन में। किसमें, टेस्टा और टैगमन में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पास जो बना हुआ बीज है, इस बीज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये जो बीज है इसका, बीज का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। कैसे होगा बीज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना भाई। देखो एक मिनट ना, इसका बीज का NCERT का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग देख रहे हैं 2 प्रकार का बीज होता है, बोला हूँ मैं। एक तो होगा तुम्हारा एक बीजपत्री बीज। सबसे पहले पढ़ेंगे एक बीजपत्री बीज क्या होता है। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका क्या, एक बीजपत्री बीज। ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये इसमें जो डायग्राम दिया है ना, ये वाला, ये है एक बीजपत्री बीज का संरचना। ये वाला जो डायग्राम है वो किसका है, एक बीजपत्री बीज का संरचना। एक बीजपत्री मतलब इसमें बीज पत्र कितना होता है, एक होता है। कोटिलीडन की संख्या कितना होता है, एक होता है। सबसे पहले तो ये समझ आया कि नहीं। और ये जो बीज पत्र है ना, इस बीज पत्र का नाम रखा जाता है स्कूटेलम। क्या नाम रखा जाता है, स्कूटेलम। यहाँ तक क्लियर है। एक बीज पत्र होता है, कोटिलीडन बोलते हैं बीज पत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिलीडन। ठीक है, और इसको स्कूटेलम बोलते हैं। अच्छा, चूंकि इसके पास केवल एक बीज पत्र है, यानी कि ये भ्रूणपोष के ऊपर निर्भर रहेगा। किसके ऊपर निर्भर रहेगा, भ्रूणपोष के ऊपर, क्योंकि भ्रूणपोष ही क्या करता था, पोषण प्रदान करता था। तो भोजन तो एक, तो ये एक बीज पत्र देगा इसको भोजन। क्लियर है ना। देखो ये है आपका प्रांकुर और ये है क्या आपका मूलांकुर, प्लूम्यूल रेडिकल। क्लियर है ना। इसके ऊपर जो रहता है कोलियोप्टाइल बोला था मैं, प्रांकुर चोल, और इसको क्या बोले थे, कोलियोरिजा, मूलांकुर चोल। याद आया कि नहीं।
ये एम्ब्रियोनल एक्सिस था जी, याद आ रहा है। तो ध्यान दो, इसके चारों ओर जो बीज पत्र है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केवल एक बीज पत्र है ना, ये केवल और केवल एक बीज पत्र है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। एक बीज पत्र है कॉटिलीडन। और चूंकि ये वाला जो दिया है ना स्ट्रक्चर, ये मक्का का है, किसका है, मक्का का, तो इस कारण इसका नाम है स्कूटेलम। क्या नाम है, स्कूटेलम। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक बीज पत्र है, इस कारण इसको भ्रूणपोष की जरूरत पड़ेगा। ध्यान से समझने का कोशिश करना, केवल एक बीज पत्र है तो इसको किसका जरूरत पड़ेगा, भ्रूणपोष का। तो इसमें एंडोस्पर्म रहता है, ये देखो, तो ये वाला भाग क्या है आपका, एंडोस्पर्म वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के चारों ओर प्रोटीन का एक लेयर होता है, किसका लेयर होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। किसका लेयर, एल्यूरॉन। कैसा लेयर है ये, प्रोटीन का लेयर है। किसका लेयर है, प्रोटीन का लेयर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसका स्ट्रक्चर, एक बीजपत्री बीज का स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना, एक बीजपत्री बीज, ठीक है, एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीज पत्र होता है। चूँकि एक बीज पत्र से काम चले गया क्या इसका, नहीं, इस कारण इसमें भ्रूणपोष भी उपस्थित होगा। यानी एक बीजपत्री बीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी बीज। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोषी बीज। इसका उदाहरण याद रखना है तुमको, ध्यान समझना। सोलेनेसी फैमिली, भले ये द्विबीजपत्री रहता है लेकिन इसका बीज जो रहता है एक बीजपत्री जैसे रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये अपवाद है ना, कौन सा, सोलेनेसी। उसके बाद लिलिएसी, धान, मक्का, ये सभी उदाहरण है किसका, एक बीजपत्री बीज का। सोलेनेसी अपवाद है ना, यानी कि इसी एक बीजपत्री बीज होता है इसके पास, यानी भ्रूणपोषी बीज होता है। कैसा बीज होता है, भ्रूणपोषी बीज, लेकिन ये खुद द्विबीजपत्र है, हदराहा टाइप का आदमी है, खुद दो बीज पत्र है। ध्यान समझना, सोलेनेसी फैमिली के पास कैसे रहता है, इस टाइप का दो बीज पत्र रहता है। तो इसको भ्रूणपोष का जरूरत है क्या, नहीं। तुम लोग सोचो, एक बच्चा है, वो बच्चा दाल चावल खाना शुरू कर चुका है, दाल चावल खाना शुरू कर चुका है, ध्यान से समझना, तो क्या उसको दूध का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। यदि उसके बाद भी ये दूध पी रहा है, मतलब अपवाद वाला कहानी है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सेम टू सेम ऐसा ही समझो कि सोलेनेसी फैमिली जो रहता है, ध्यान दो, सोलेनेसी फैमिली में कितना बीज पत्र रहता है, दो। तो उसको अलग से भ्रूणपोष के ऊपर जरूरत होने की जरूरत है क्या, नहीं। निर्भर होने की जरूरत है क्या, नहीं। निर्भर होने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि ये भ्रूणपोष के ऊपर निर्भर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी बीज। क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी बीज। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई, तो ध्यान से समझना, एकमात्र अपवाद है क्या, सोलेनेसी, बाकी सब तो लिलिएसी, धान, मक्का, ये सभी क्या है, भ्रूणपोषी बीज है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये समझ आया कि नहीं, ये किसका संरचना है आपका, एक बीजपत्री बीज का संरचना। एक बीजपत्री बीज है, बीज में क्या होता है, एक मूलांकुर होता है, एक मूलांकुर होता है, मूलांकुर को घेरा हुआ मूलांकुर चोल, प्रांकुर को घेरा हुआ प्रांकुर चोल। क्लियर है। इसके चारों ओर क्या रहता है, एक बीज पत्र रहता है। ये वाला जो भाग है ना, अंदर वाला भाग क्या है, ये बीज पत्र। और ये वाला भाग क्या है, चूंकि भ्रूणपोष के ऊपर भी निर्भर रहेगा, क्योंकि बीज पत्र की संख्या केवल कितना है, एक। समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा समझो ये दाल चावल है इसका, ऐसा वाला कहानी। क्लियर है, एग्जाम्पल जैसे दिए हो ना वैसे करके याद रखना। लेकिन कम मात्रा में मिल रहा है, इसको कम मात्रा में मिल रहा है, तो इस कारण ये एंडोस्पर्म के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं एक बीजपत्री बीज को ही हम लोग भ्रूणपोषी बीज, अपवाद के रूप में याद रखना है, सोलेनेसी फैमिली। कौन सा फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। क्लियर है। दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री बीज में ध्यान से समझना, हम लोग चने का उदाहरण ले रहे हैं, ग्राम सीड का उदाहरण ले रहे हैं, चने का उदाहरण। ध्यान से देखो, चने, ध्यान देना, चना में जो छिलका रहता है सीड कोड बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसमें एक छोटा सा, ध्यान समझना, एक स्कार रहता है, दाग जैसा संरचना रहता है, जिससे उसका डंठल टाइप से जुड़ा रहता है ना, ठीक है। तो उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइलम। और छोटा सा छिद्र रहता है, जैसे कि तुम लोग क्या करोगे, चना को जब भिगाओगे ना, भिगाने के बाद उसको ऐसे पिचकोगे तो एक छोटा सा जगह से वैसे पानी निकलता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। अब ये जो ग्राम सीड है उसका ऐसे बीच से ऐसे क्या किए, ऐसे काटे। समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से काटोगे तो तो हमको इस टाइप का संरचना दिखाई देगा। देखो, ये एक बीज पत्र बना, ये दूसरा बीज पत्र बना। क्लियर है ना। उसके बाद देखो ये इस टाइप से, तो ये है आपका क्या, प्रांकुर। क्या है, प्रांकुर। और ये है क्या आपका, मूलांकुर। इससे तने का विकास होगा और इससे विकास होगा किसका, जड़ का। चूंकि इसमें दो बीज पत्र है तो क्या इसको भ्रूणपोष की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। इस कारण इस बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बीज। क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बीज। क्लियर है कि नहीं। भ्रूणपोष पाया नहीं जाता। कौन कौन सा फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली और फेबेएसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली प्लस फेबेएसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली प्लस फेबेएसी फैमिली।
क्लियर है। और इसमें कौन कौन सा है, सोलेनसी और लिलिएसी। सोलेनसी अपवाद है ना, सोलेनसी होता द्विबीजपत्री बीज वाला है, लेकिन उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। क्लियर है, इस कारण इसको इसके उदाहरण में लिखा हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो बीज वाला ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट। नेक्स्ट अब बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग फल के बारे में। ये एक बीजपत्री बीज के संरचना बनाने आ जाएगा, प्रॉपर इसको बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। इसको बनाना है और इसको बनाना है, एक बीजपत्री बीज का संरचना, द्विबीजपत्री बीज का संरचना, याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया है ना कंप्लीट, ठीक है। डायग्राम देख लेना तुम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फल, ठीक है। फल के बारे में क्या बोला जाता है, ठीक है। फल जो रहता है परागण निषेचन, परागण व निषेचन के पश्चात ओवरी जो रहता है वो परिवर्धित होकर के किसका निर्माण करता है, आपका फ्रूट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फ्रूट का। क्लियर है कि नहीं। मतलब पोस्ट पॉलिनेटेड, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट। परागण के पश्चात निषेचित परिपक्व अंडाशय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो फल रहता है उसका अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्लियर ना। अच्छा, फल रहेगा, फल के चारों ओर जो छिलका रहता है उसको यदि ध्यान से समझना, यदि फल गूदेदार नहीं हो तो उसका जो छिलका है सिंगल लेयर पाया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। यदि उसके अंदर गूदेदार नहीं है, केवल एक सिंगल छिलका बस है, तो क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्प। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, मैं तुम लोगों को इसके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज दे चुका हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले फ्रूट का टाइप देख रहे हैं। सबसे पहला फ्रूट होता है, अलग अलग टाइप से तुम्हारे में वर्गीकृत किया गया है ना। देखो, सबसे पहला होता है आपका कौन सा फ्रूट, सिंपल फ्रूट। क्या होता है, सिंपल फ्रूट, सरल फल। सरल फल जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना ना। ये कैसे होता है, सरल फल किसको बोलते हैं, ये मोनोकार्पलरी हो सकता है, बाईकार्पलरी हो सकता है, ट्राईकार्पलरी हो सकता है, लेकिन कैसा स्थिति होना चाहिए, सिनकार्पस। क्या होना चाहिए, सिनकार्पस। मतलब देखो, ये एक ओवरी, ध्यान देना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये एक स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी, ये सब आपस में यदि क्या हुए हों, जुड़े हुए हों और फर्टिलाइजेशन हो गया तो बाईकार्पलरी वाला हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा एक सिंगल ही है और मोनोव्यूलर है, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 और ये 3। लेकिन हर स्थिति को देखो, मैं क्या दिखा रहा हूँ, सिनकार्पस दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ, सिनकार्पस, यानी कि आपस में कैसा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। समझ आया कि नहीं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पॉलिनेटेड होना चाहिए, फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, मैच्योर ओवरी, ठीक है। और वो भी कैसा वाला, बाईकार्पलरी या ट्राईकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी। कौन सी स्थिति, सिनकार्पस। कौन सी स्थिति, सिनकार्पस। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल फ्रूट। क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ड्राई फ्रूट और एक होता है आपका कैसा फ्रूट, फ्लेसी फ्रूट, गूदेदार फल, फ्लेसी फ्रूट। एक होता है तुम्हारा ड्राई फ्रूट और एक होता है आपका फ्लेसी फ्रूट। अब ये जो ड्राई फ्रूट रहता है वो भी अलग अलग 3 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, ठीक है। एक होता है स्फुटनशील, जो फूट सकता है, स्फुटनशील। एक होता है अस्फुटनशील, जो फूटता नहीं है। और तीसरा होता है भिदुर। क्या होता है, भिदुर। स्फुटनशील, अस्फुटनशील और भिदुर, 3 प्रकार का होता है। क्लियर है कि नहीं। स्फुटनशील जो फूट सकता है, जैसे कि आपका मटर आ सकता है इसमें। क्या आता है, मटर। और क्या आता है आपका, सरसों। इसका जो फल रहता है ऐसा फट जाता है, क्लियर है, और बाहर निकलता है। दूसरा होता है अस्फुटनशील, जैसे कि आपका धान है, वो फूटता है क्या ऐसे, नहीं। गेहूं है, ये अस्फुटनशील है। समझ आ रहा है। और भिदुर में आता है उदाहरण आपका धनिया। क्या आता है, धनिया। अब फ्लैसी फ्रूट यानी गूदेदार फल, ठीक है। इसका तो एग्जांपल आप लोग सब जानते हो। ये भी अलग अलग प्रकार का होता है ना, फ्लैसी फ्रूट भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का रहता है। क्लियर है। अब इसका जो वर्गीकरण है उसको तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, सीधा एग्जांपल याद रख लेना है, ठीक है ना। टमाटर,
टमाटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, भट्टा आ जाएगा, बैगन, ठीक है ना, संतरा, अनार, संतरा हो गया, अनार, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। इसका और अलग अलग वर्गीकरण होता है, ठीक है ना, तो वो सब वर्गीकरण देखना नहीं है, वो 11वीं में है, क्लियर है। तो एक होता है सिंपल फ्रूट, 100 बात का एक बात, परिभाषा याद रखना, फ्रूट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहले सरल फल, कौन सा फल, सरल फल। सरल फल में कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक शुष्क फल और एक मांसल फल। शुष्क फल में 3 प्रकार होता है, मांसल फल का भी बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो तुमको याद भी नहीं करना है, तुम्हारे कोर्स में नहीं, वो 11वीं में है, क्लियर है। उसके बाद देखो दूसरा जो फल होता है, ये सिंपल फ्रूट हो गया, दूसरा होता है एग्रीगेटेड फ्रूट, एग्रीगेटेड फ्रूट, ठीक है ना, एग्रीगेटेड फ्रूट, क्लियर है ना। एग्रीगेटेड फ्रूट किसको बोलते हैं, ध्यान समझना, यदि आपका बाइकार्पलरी हो, ट्राइकार्पलरी हो, या हो आपका मल्टी कार्पलरी, चाहे एक कार्पल हो, 2 कार्पल हो, चाहे बहुत सारे कार्पल हो, लेकिन वो तीनों के तीनों, ये सभी स्थिति में कैसा होना चाहिए, एपोकार्पस, क्या हो, एपोकार्पस, मतलब ऐसे फल जिसमें क्या बनते हैं, फ्रूटलेट बनते हैं, क्या बनते हैं, फ्रूटलेट्स, ठीक है ना, मतलब किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे फलों को हम लोग बोलते हैं क्या, एग्रीगेटेड फ्रूट, क्या बोलते हैं, एग्रीगेटेड फ्रूट। पुंज फल, हिंदी नाम क्या है इसका, पुंज फल, मतलब ध्यान से समझना, जैसे सीताफल है, सीताफल को जैसे निकालोगे तो छोटा छोटा निकलता है, और हर एक छोटा छोटा जो पार्ट है उसको फ्रूटलेट बोलते हो, जिसको तुम खाते हो। तो ध्यान से समझना क्या होता है, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, चाहे मल्टीकार्पलरी, ऐसा सब है, लेकिन सभी के सभी क्या है, अलग अलग है, फ्यूज आपस में नहीं है। आपस में जब फ्यूज नहीं रहते तो उसको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेटेड फ्रूट, क्या बोलेंगे, एग्रीगेटेड फ्रूट। और ये छोटे छोटे क्या बनाते हैं, फ्रूटलेट बनाते हैं। उदाहरण में याद रखना है तुमको, क्या, सीताफल, याद रखना है, सीताफल, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सीताफल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। और आ जाएगा तुम्हारा माइकेलिस, चंपा, ठीक है ना। ये सब उदाहरण याद रखना है ना, तुमको भूलना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और कौन सा आ सकता है तुम्हारे में उदाहरण, रोजेसी फैमिली का आ सकता है, रोजेसी फैमिली का एप्रिकोट, लोटस, ठीक है ना, ये सब इसके अंतर्गत आ सकता है, एप्रिकोट, लोटस, ये सब क्लियर है। रोजेसी फैमिली, कौन सा फैमिली, रोजेसी फैमिली, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तीसरा जो फल होता है, फल का तीसरा प्रकार, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका कंपोजिट फ्रूट, क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, संग्रंथित फल, क्या बोलते हैं इसको, संग्रंथित फल, क्या फल बोलते हैं, संग्रंथित फल, क्लियर है। संग्रंथित फल कैसे बनता है आपका, यदि पूरा का पूरा पुष्पक्रम, यदि पूरा पुष्पक्रम ही किसमें कन्वर्ट हो जाए, फल में रूपांतरित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट। जैसे कि देखो ऐसा निकला था क्या, पुष्प ऐसा निकला है ना, ऐसे, फिर यहाँ पास एक और अलग से ऐसा पुष्प निकला था, फिर ऐसा कोई और पुष्प निकला था, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा पुष्पक्रम इसका जमा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा पुष्पक्रम ही एक साथ मिलकर के कोई फल बना दे, तो समझ आ रहा है कि नहीं, एक साथ मिलकर के ये क्या बना दे, फल बना दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट। और उदाहरण में याद रखना है इसमें कटहल, क्या याद रखना है, कटहल, ठीक है, भूलना नहीं है, क्या है आपका कटहल। और क्या है आपका सहतूत, सहतूत, ठीक है, लाल रंग का रहता है सहतूत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। तो कितने प्रकार का फल होता है आपका, 3 प्रकार का, एक सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा है कंपोजिट फ्रूट, क्लियर है ना। ये ट्राइकार्पलरी, बाइकार्पलरी, चाहे मल्टीकार्पलरी, लेकिन कैसा होना चाहिए, सिनकार्पस। ये क्या होना चाहिए, एपोकार्पस। और इसमें संपूर्ण पुष्पक्रम ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखना, बस इतना ही लिखना रहेगा, आ जाएगा आपका पूरा नंबर मिलेगा, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर कट है। तो ये एक प्रकार से वर्गीकरण हो गया ना, एपोकार्पस और बाइकार्पस के आधार पर। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो ध्यान से समझना, एक बार और हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, क्लियर है ना, फल का। अब प्रकार पढ़ेंगे एक अलग आधार पर। उससे पहले ये देखो, मैं क्या बोला था
यदि कोई फल है उसमें मांसल गूदेदार फल नहीं है तो उसका भित्ति क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। लेकिन मान लो मांसल फल है, गूदेदार फल है, ठीक है, जैसे कि आम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उसमें जो फल भित्ति रहता है उसको 3 लेयर में बांटते हैं। कितने लेयर में, 3 लेयर में। जो सबसे बाहरी स्तर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं, एपिकार्प। बीच वाला जो लेयर रहता है जिसको तुम लोग खाते हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। उसके बाद जो गुठली रहता है, गुठली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर ही क्या रहता है, आपका बीज रहता है। क्या रहता है, बीज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये किसका कहानी चल गया, आपका आम का। क्लियर है। सबसे बाहरी जो छिलका है हरा रंग का जो पीला रंग में कन्वर्ट हो जाता है वो एपिकार्प है। फिर जिस भाग को हम लोग खाते हैं वो मेसोकार्प है। और सबसे अंदर भाग गुठली है वो कौन सा है, एंडोकार्प। और उसके अंदर क्या है, आपका बीज है। क्लियर है। ये आम का हो गया। मान लो नारियल को लूँ तो नारियल में जो हरा रंग का छिलका रहता है ना, सबसे बाहर में हरा रंग का, जब कच्चा नारियल रहता है हरा रंग का रहता है ना, ठीक है, तो वो सबसे बाहरी छिलका जो रहता है उसको एपिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकार्प। क्या बोलते हैं, एपिकार्प। उसके बाद जो उसका बूच होता है, रेशेदार भाग रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। और उसके बाद ध्यान से समझना ना, उसके बाद एक और कठोर लेयर रहता है जिसको तुम लोग फोड़ते हो। उसके बाद एक और कठोर लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फोड़ते हैं। वो होता है क्या, आपका एंडोकार्प। अच्छा, तो जो व्हाइट डेबल भाग रहता है वो क्या रहता है, कल ही बताता, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है वो, भ्रूणपोष। एक होता है तुम्हारा सॉलिड और एक होता है क्या, आपका लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। याद है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसमें कंपेयर देता है आम में और किसमें, नारियल में। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। नारियल का जो सबसे ऊपर बाहरी हरा भाग है एपिकार्प, रेशेदार भाग मेसोकार्प, जिसको फोड़ते हो वो क्या है, एंडोकार्प। और अंदर में जिसको खाते हो वो एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। क्लियर है, क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। तरल भ्रूणपोष को पीते हो और सेलुलर भ्रूणपोष को खाते हो। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। अच्छा, एक प्रकार से और वर्गीकरण किया गया है, मैं बोल रहा हूँ तुमको। एक होता है आपका, ध्यान से समझना ना, फिर से 3 श्रेणी में इसको बांटा गया है। ये तो हो गया सिंपल फ्रूट हो गया है, एग्रीगेट फ्रूट हो गया है आपका, और कंपोजिट फ्रूट भी हो गया है ना। अच्छा, और अलग अलग प्रकार से कैसे वर्गीकरण करते हैं, 1 मिनट रुको ना, कोई पॉइंट छूट थोड़ी रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और कौन सा टॉपिक है, संग्रंथित फल भी हो गया। 1 मिनट ना, 2 मिनट समझो। एक होता है आपका सत्य फल, एक होता है आपका कौन सा फल, सत्य फल, और एक होता है आपका असत्य फल। ठीक है, क्या होता है सत्य फल, असत्य फल, थोड़ा सा देखो, ठीक है। ट्रू फ्रूट होता है और एक होता है आपका फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट ऐसा फ्रूट जो कि किससे विकसित होता है, आपका ओवरी से ही विकसित हो। ओवरी से क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनता है, ऐसा जानते हो हम लोग। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। क्लियर है। और ऐसा फ्रूट जो कि ओवरी से विकसित ना होकर के किसी अन्य भाग से विकसित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। ठीक है ना। जैसे कि मान लो थैलेमस था, थैलेमस क्या बनाया, आपका फ्रूट बना दिया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओवरी से फ्रूट बनता है, लेकिन मान लो ये ऐसा थैलेमस रहता है ना, थैलेमस के ऊपर ऐसे ओवरी रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ऐसा रहता है। तो मान लो ये फल बना रहा है, ये वाला थैलेमस वाला भाग, समझ आ रहा है कि नहीं। ओवरी को छोड़ करके मान लो किसी अन्य भाग से किसका विकास होता है, आपका फल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का उदाहरण याद रखना जरूरी है आपको, सेब। सेब उदाहरण है आपका किसका, फॉल्स फ्रूट का। किससे विकसित होता है, थैलेमस से। ठीक है। काजू, ये भी आपका फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। सेब और काजू, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सेब और काजू। चलो, पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, तुम लोग पढ़े थे पार्थेनोजेनेसिस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्थेनोकार्पी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो ओवरी जो है, ठीक है ना, ओवरी बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर दे, आपका फ्रूट का निर्माण कर दे। ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, यहाँ पास 2 कोशिका है, यहाँ पास 1 है। ये है क्या, आपका 2n है। क्या है ये, 2n, और ये क्या है आपका n। मान लो, ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो 2n है इसी में मान लो फर्दर माइटोसिस हो जाए, तो माइटोसिस हो जाए
और ये किसका निर्माण कर देगा, एक नया, फिर यहाँ समसूत्री विभाजन लगातार होने लग जाएगा और ये किसका निर्माण कर देगा, आपका फ्रूट का। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, पार्थेनोकार्पी। क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो फल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका पार्थेनोकार्प फ्रूट। क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्प फ्रूट। क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अनिषेक फलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। और वो पढ़े थे वो क्या था, अनिषेक जनन। क्या था, अनिषेक जनन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया, क्लियर है। सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं, ये भी समझ आ गया तुम लोगों को। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेटेड फ्रूट, और आप हम लोग क्या पढ़े हो, कंपोजिट फ्रूट। और कोई टॉपिक थोड़ी छूटा है, ठीक है, इतना ही है ना। चलो भाई, बस इतना ही है। उसके अलावा देख लो कौन से सन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया, ये सब पढ़ लेना आप लोग। वही जितना मैं आप लोगों को IMP बताया हूँ वही आया, उसके अलावा कुछ नहीं आया। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ना, वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। उसमें हम लोग एक बार नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है, उसका अध्ययन किए हैं। उसके बाद उसमें क्या अध्ययन किए, गैमेटोजेनेसिस। एक तो पढ़े माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक पढ़े क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम लोग परागण के अभिक्रिया के बारे में पढ़े, परागणकर्ता कौन कौन सा होता है उसके बारे में पढ़े, स्वपरागण का क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ है, उसके लिए कौन कौन सा अनुकूलन होता है वो पढ़े। फिर पर परागण के लिए पढ़े हो। फिर परागण करता कौन कौन होता है, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट, उसके बारे में पूरा अध्ययन किया है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। और उसके बाद जाकर के हम लोग भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ओवरी, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर ना, फल वगैरह का पूरा कंप्लीट है। तो इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट हुआ है। जहाँ पास भी डाउट आएगा आप लोग वीडियो देख लेना, कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद भी यदि दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क करना, ठीक है। चलो भाई।